हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चैप्टर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसका 7th लेक्चर आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अमीबाइसिस। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उन डिजीज़ की जो प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। प्रोटोजोन्स हमने पढ़ा था, प्रोटिस्टा किंगडम का एक ग्रुप है। यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं वो प्रोटोजोन्स में आते हैं। तो प्रोटोजोन डिजीज़ में बेसिकली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही डिजीज़ पढ़ेंगे, एक है मलेरिया और दूसरा है अमीबाइसिस। मलेरिया हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री की। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले तो हम इसके नाम पे ही चलते हैं, अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री पे। तो अमीबाइसिस नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक डिजीज़ है जो एक टाइप ऑफ अमीबा की वजह से होती है। टाइप ऑफ अमीबा, अमीबा की अलग अलग स्पीशीज़ रहती है, उसमें से ही एक स्पीशी है जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, तो अमीबाइसिस कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो अमीबिक तो आप वर्ड समझ ही गए। अब मैं आपको डिसेंट्री वर्ड का मतलब समझाता हूँ। पहले देखो, डिसेंट्री वर्ड समझने के लिए आपको पहले वर्ड समझना पड़ेगा डायरिया। ठीक है, डायरिया जिसको आप लोकल लैंग्वेज में कहते हो लूज मोशन। ठीक है, या तो लूज मोशन या एकदम हिंदी में बात करूँ तो जिसे आप कहते हो ना दस्त लगना। जो फीसिस या जो स्टूल है वो काफ़ी इस तरह से पतला स्टूल रहता है, वाटरी स्टूल रहता है, उसको आप कहते हो डायरिया। बार बार लगती है स्टूल और थोड़ा थिन स्टूल रहता है, उसको आप डायरिया कहते हो। सिमिलरली एक वर्ड होता है डिसेंट्री। अब डायरिया और डिसेंट्री में मेन फ़र्क क्या है कि डिसेंट्री एक तरह का डायरिया ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस मेन ये रहता है कि इसमें जो स्टूल है वो स्टूल ब्लडी रहता है। ब्लडी रहता है मतलब आपको स्टूल में ब्लड दिखेगा रहेगा। इसमें भी स्टूल कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसा थिन कंसिस्टेंसी का रहेगा, पतला स्टूल रहता है, काफ़ी दस्ते लगती है जैसे। लेकिन अगर इसमें ब्लड प्रेजेंट है डायरिया के केस में तो आप उसको कहोगे डिसेंट्री। तो डिसेंट्री एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक पेशेंट ब्लडी स्टूल पास करता है, यानी स्टूल में ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे आप कहते हो डिसेंट्री। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम का एक प्रोटोजोन है जो कि कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबाइसिस। अब मैं अगर इस पैथोजन के नाम को ही अगर खंगालूँ, अच्छे से स्प्लिट करूँ इसको, तो पैथोजन तो पहले अमीबाइसिस का कौन हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आप इसके नाम में इसके बारे में सारी जानकारी छुपी है। तो मतलब अगर आपको इसका नाम अच्छे से याद है, स्प्लिट करना सीख जाओगे तो आप सब कुछ इसके बारे में जान पाओगे। देखो, अमीबा वर्ड तो अमीबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंट वर्ड मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये जो वर्ड है ENT, ये वर्ड यूज़ होता है इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड जो टर्म्स यूज़ होती है वो होती है ENT। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में सक्कस एंटेरिकस, तो वो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको आप सक्कस एंटेरिकस कहते हो। तो ENT वर्ड रिप्रेजेंट्स इंटेस्टाइन। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में एंट का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, ये हो गया इंटेस्टाइन। अमीबा आप सबको मालूम ही है। हिस्टो किसको कहते हो आप, टिश्यू को कहते हैं हिस्टो, जैसे आप कहते हो ना हिस्टोलॉजी, तो हिस्टो इज टिश्यू। और लाइटिका वर्ड आया लाइसिस से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा अमीबा है जो आपके इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ का लाइसिस करेगा। अब इंटेस्टाइन के टिश्यू का लाइसिस होगा, इंटेस्टाइन के टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लीडिंग, खून निकलेगा, है ना, खून बहेगा, ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लड, अगर इंटेस्टाइन में अगर ब्लड निकल रहा है तो वो ब्लड किसके साथ बाहर आएगा, स्टूल के साथ आप बाहर निकलेगा। तो अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, डिसेंट्री। तो बस आप केवल पैथोजन के नाम से ही आपने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर याद कर ली। इंटेस्टाइन में रहने वाला अमीबा जो इंटेस्टाइनल टिश्यू का लाइसिस करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, इसलिए कंडीशन कहला रही है डिसेंट्री। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहीं पे अब समझ ली। तो ये तो हो गया इसका पैथोजन। नेक्स्ट बात करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी अब बॉडी में ये कहाँ पे इन्फेक्शन करता है। तो इसके नाम में ही हमने बता दिया था कि ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन को अटैक करेगा। ये एक ऐसा पैथोजन है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है और लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू का ही लाइसिस करेगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिकल कैरियर की, ये इंसानों में पहुँचता कैसे। तो देखो, अब यहाँ पर मैकेनिकल कैरियर जो इसका है वो होता है हाउस फ्लाइज। ये जो घर में मक्खियाँ होती है, उस मक्खियों की वजह से डिजीज़ स्प्रेड होती है। कैसे स्प्रेड होती है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे इसका। लेकिन आप इसको मैकेनिकल कैरियर को कंफ्यूज नहीं करना है वेक्टर के साथ में। जब हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर मलेरिया की बात की थी, तब हमने मलेरिया में कहा था कि फीमेल एनाफिलिस मलेरिया का वेक्टर है। तो वेक्टर वर्ड हम लोग तब यूज़ करेंगे
जब जो पैथोजन है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एनाफिलिस की बॉडी के अंदर एक पैरासाइट की तरह रहता है, तो इसलिए ये वेक्टर हो गया। और यहाँ हम लोग वर्ड यूज़ करें मैकेनिकल कैरियर, यानी कि केवल इस पैथोजन को कैरी कर रहा है, ये पैथोजन इसकी बॉडी में एज अ पैरासाइट नहीं रहता, समझ लो। तो इसलिए वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, मैकेनिकल कैरियर, ये केवल मैकेनिकली उसको कैरी करता है अपने साथ। जब हाउस फ्लाई है, समझो कि किसी पेशेंट ने स्टूल पास किया, कि कोई पेशेंट है अमीबाइसिस का, उसने स्टूल पास किया, तो अब बिकॉज ये अमीबा कहाँ रह रहा है, इंटेस्टाइन में, तो स्टूल के साथ में ये, इस स्टूल में ये अमीबा भी प्रेजेंट है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये हाउस फ्लाई जब इस तरह की स्टूल पर जाकर बैठेगी तो इसके पाँव में यहाँ पर ये जो प्रोटोजोन है ये यहाँ पर अडियर हो जाएगा या चिपक जाएगा। फिर यह हाउस फ्लाई किसी दूसरे फूड सोर्स पे जाके बैठी, जैसे अब घर में मक्खियाँ उड़ती हैं, तो आपको थोड़ी पता है उस मक्खी में कि उसके पाँव में क्या कौन सा पैथोजन है। तो अगर ये आपके खाने पे आके बैठी और इसके पाँव पे यहाँ जो स्टूल अडियर हो रखा है ना, वो जो अमीबा अडियर हो रखा है वो आपके फूड में आ जाएगा। और अब ये फूड कैसा हो गया, कॉन्टेमिनेटेड या संक्रमित हो गया। अब ये फूड जब आप खुद कंज्यूम करोगे तब आपको ये अमीबाइसिस हो जाएगा। तो इस इंसेक्ट ने, हाउस फ्लाई ने केवल कैरी किया है इस पैथोजन को, अपनी बॉडी के अंदर एज ए पैरासाइट नहीं रखा है, इसलिए आप इसको मैकेनिकल कैरियर कहते हो, वेक्टर नहीं कहते। तो ये आपको एक फैक्ट जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की, कि क्या क्या लक्षण आते हैं इस बीमारी में। तो देखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सिम्टम्स आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता चलेगा या आपको ये याद रहेगा कि वो इन्फेक्शन होता कहाँ पे। अब बिकॉज ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन्स में होता है, इसलिए इंटेस्टाइन एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, कब्ज लगना, यानी स्टूल इजीली पास नहीं हो पाता, तो दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अलावा एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, क्योंकि इंटेस्टाइन में ये पैथोजन सर्वाइव कर रहा है, इसलिए आपके एब्डोमन में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स का मतलब क्या हो गया, जो आप लोग कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में कि पेट में मरोड़े टाइप आ रही है, पेट दुख रहा है और पेट में ऐसे मरोड़े टाइप आ रहा है, उसको आप क्रैम्प्स कहते हो, और उन क्रैम्प्स की वजह से आपको पेन फील होता है। तो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स। और इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो स्टूल पास होता है उस स्टूल में वो काफ़ी थिन स्टूल रहेगा, ठीक है, प्लस थिन और वाटरी स्टूल रहता है। वाटरी क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेस में म्यूकस प्रेजेंट है। आप सबको पता होगा कि स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में म्यूकस प्रेजेंट रहता है। तो अगर स्टूल में एक्सेस म्यूकस है, नॉर्मली आपने स्टूल का कंसिस्टेंसी देखा रहेगा, थिक होता है, वो इतना म्यूकस नहीं होता उसमें, लेकिन इस तरह के स्टूल्स में एक तो एक्सेस म्यूकस मिलेगा, और बिकॉज हम डिसेंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब इसमें ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर कभी भी आपको डायरिया में ब्लीडिंग हो रहा है तो आप मान के चलें कि आप खतरे में हैं, बिकॉज ये कोई खतरनाक बीमारी है, कहीं ना कहीं अंदर ब्लीडिंग का सोर्स प्रेजेंट है ये। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टूल में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो थोड़ा बहुत अभी जो हमने डिस्कस किया, समझो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है और इस इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है अमीबा। इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, अमीबा। अब इस इंटेस्टाइन में जो अमीबा प्रेजेंट है, अब इंटेस्टाइन से जो स्टूल पास होगा, इस स्टूल में भी क्या प्रेजेंट होगा, अमीबा। इस फीसिस में, इस स्टूल में क्या प्रेजेंट है, अमीबा, ठीक है। अब ये फीसिस, अब जैसे आपने सुना होगा कि खुले में शौच ना करें आप, ये जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो आप समझो आप डिफिकेशन यानी जो स्टूल पास करते हो ओपन एरियाज़ में, तो क्या होता है कि एक तो इन फीसिस पे डायरेक्ट आके फ्लाइज बैठती है, तो ये फ्लाइज मैकेनिकल कैरियर का काम कर रही है। अब ये फ्लाइज जाकर या तो किसी फूड पे बैठे, या ये फ्लाइज जाकर वाटर सोर्स पे बैठे। समझो आपके आसपास के तालाब से कहीं से पानी आता है, कोई सी लेक से पानी आता है आपके घर में, और उस लेक में जो है ये फ्लाइज जाकर उसको कॉन्टेमिनेट कर दे। या फिर आपने फीसिस पास की, ठीक है, डिफिकेशन करके आए, टॉयलेट होकर आए, वॉशरूम होकर आए आप, और आपने हाथ नहीं धोए अच्छे से, और आपके हाथों पर जो है ना आप क्लीन नहीं कर पाए प्रॉपर, तो हो सकता है ये पैथोजन आपके हाथों पे हो। और इस तरह के हाथों से जब आप खाना खाओगे तो ऑब्वियसली ये पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। या फिर फ्लूइड्स में हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्टेमिनेटेड फ्लूइड के थ्रू, कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स के थ्रू और कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू एक नए होस्ट की तलाश कर लेता है ना। अब जैसे आप तो इसको ऐसे समझ लो कि ये एक हाउस है, इस हाउस में एक पेशेंट है, इस हाउस में एक पेशेंट है, और ये दूसरा हाउस है, हाउस 2, इसमें कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, जो इन्फेक्टेड नहीं है।
ये नॉर्मल है कोई यहाँ पे। अब इन दोनों का कोई कॉमन टॉयलेट ले लो, या फिर आप ऐसा ले लो कि ओपन डिफिकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूल पास किया इन्होंने और ये ओपन पड़ा है, और फ्लाई आएगी और ये हो सकता है इस घर में जाए और यहाँ पे जो फूड सोर्स है, वाटर सोर्स है, उसको जाके कॉन्टेमिनेट करे, फिर इस घर में जितने लोग हैं उनको ये अमीबाइसिस वापस हो जाएगा। तो इस तरह से अमीबाइसिस जो है स्प्रेड होता रहता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी क्या कहती है कि हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर रहा है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। हाउस फ्लाइज मैकेनिकल कैरियर्स का काम करती है एंड सर्व टू ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फिसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की फिसिस, फिसिस मीन्स स्टूल, इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से दूसरे फूड और फूड प्रोडक्ट्स तक ये हाउस फ्लाइज इस पैरासाइट को पहुंचा सकती है, जिससे उनको भी वो कॉन्टेमिनेट कर देगा, और जब ये फूड कोई दूसरा कंज्यूम करेगा तो उसको भी डिजीज़ हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह से ये स्प्रेड होता है। अब रही प्रिवेंशन की बात, तो इसके बारे में आपने सेम इसी तरह का जो ट्रांसमिशन है वो हमने पढ़ा था टाइफॉइड में, और मैंने आपको उस वक्त सिखाया भी था कि डिजीज़ का ट्रांसमिशन कैसे याद करना है। उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ प्रेजेंट है। तो ऐसे सारे इन्फेक्शंस जो आपके इंटेस्टाइन में होते हैं उनका स्प्रेड होने का तरीका यही रहता है। ठीक है, तो हमने टाइफॉइड में ही इसका प्रिवेंशन पढ़ा था अच्छे से, अगर आपको याद हो तो आप एक बार वो टाइफॉइड वाला लेक्चर देखना। उस टाइफॉइड लेक्चर में जो जो हमने प्रिवेंशन मेजर्स पढ़े थे वो सारे प्रिवेंशन मेजर्स अमीबाइसिस में भी अप्लाई होते हैं, इसलिए हम उनको वापस डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, टाइफॉइड लेक्चर का लिंक नीचे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा जिसमें ह्यूमन हेल्थ का पूरा प्लेलिस्ट डाला है हम लोगों ने वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आपको टाइफॉइड का वीडियो भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको लगता है चैनल की वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है तो हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें और मेंबर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ में आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।